नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, आज हम 15 लेसन पढ़ने जा रहे हैं, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य कल्याण। बच्चों, इस लेसन के अंदर हम स्वास्थ्य और स्वच्छता का क्या महत्व है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वयस्कों की स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे, और स्वास्थ्य कल्याण की संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे, और वयस्कों में अच्छे स्वास्थ्य और स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या जो है सुझाव दिए गए हैं उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, हम भारत में स्वास्थ्य परिदृश्य। बच्चों, भारतीयों की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति पर यदि हम एक सरसरी नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि अभी भी हमारे भारतीयों के अंदर जो है उनके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अभी भी जो है गुंजाइश है। अभी भी हमें जो है उनके स्वास्थ्य में सुधार करने की आवश्यकता है। भारत में स्वास्थ्य की स्थिति से संबंधित जो तथ्य हैं और जो अनुमान है वो आज भी चौंका देने वाले हैं, तथा इसके अनुसार वर्ष 2025 तक ऐसा मानने में आ रहा है कि हर 5 भारतीय में से 1 भारतीय को जो है वो डायबिटीज़ रोग होगा। यानी कि प्रत्येक भारतीय को अपने जीवन के लिए अनिवार्य आयामों के रूप में स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता अभी भी है ना। नहीं तो आने वाले समय के अंदर 2025 तक कंडीशन ये हो जाएगी कि हर 5 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति जो है वो शुगर का पेशेंट होगा, और मधुमेह के अलावा अन्य रोग जो है जैसे हार्ट डिजीज़ है ना, या फिर बोन्स डिजीज़ है, अस्थि रोग है, या फिर हेपेटाइटिस है, या फिर टीबी है, या फिर एड्स है, ये रोग जो है निरंतर ही जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और इन संचारी रोगों की व्यापक वृद्धि और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएं जो है वो बन चुकी है। हम कह सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर कंडीशंस जो है और ही ज़्यादा खराब होने वाली है। तो हमें हमारे भारतीयों के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और जिनके संबंध में जीवन की सभी अवस्थाओं में तत्काल ध्यान देने की हमें आवश्यकता है। अब ये माना जाता है कि पूर्व में संक्रामक और संचारी रोगों से होने वाली मृत्यु दर जो थी उसमें काफ़ी बदलाव तो आया है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि अभी मृत्यु दर कुछ कम भी हुई है, लेकिन फिर भी अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है और कोरोना के अंदर हमने देखा कि काफ़ी लोगों ने जो है अपनी जान गंवाई है इस कोरोना में, और काफ़ी लोग संक्रमित हुए हैं। तो थोड़ी सी लापरवाही के कारण, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखने के कारण, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखने के कारण हमें जो है इन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। और अब असंक्रामक रोगों जैसे कि असंक्रामक रोग कौन से हैं, जैसे कि मधुमेह है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, ये भी जो है मृत्यु के कारण बन गए हैं। और अभी देखते हैं हम कि हर घर के अंदर डायबिटीज़ हो रही है, या फिर हार्ट पेशेंट है, या फिर कैंसर के पेशेंट्स हैं। तो ऐसी स्थितियाँ क्यों बन रही हैं? क्योंकि सभी लोग जो है अपने स्वास्थ्य का ठीक ढंग से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो विशेषज्ञों का अनुमान ये है कि भविष्य में असंक्रामक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी, और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर इस समस्या का निवारण करना बहुत ही आवश्यक है। तो हमें राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर इस समस्या को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। तो इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति जब प्रयास करेगा तभी जा कर के हमारे देश से जो है देश के अंदर सभी व्यक्ति जो होंगे वो स्वस्थ रह सकते हैं। अब देखिए, ये ध्यान देना आवश्यक है कि इनमें से कई रोग जो होंगे वो पहले केवल वृद्ध व्यक्तियों में ही देखे जाते थे। पहले जो है कई रोग ऐसे होते थे जो केवल वृद्ध व्यक्तियों में ही देखे जाते थे, और पहले शुगर बहुत कम लोगों को होती थी, कैंसर बहुत कम लोगों को होता, लेकिन आजकल सभी को कैंसर हो रहा है, सभी को शुगर हो रही है ना। छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो जाती है। तो आज ये चिंता का विषय बन गया है कि इनमें से कई रोग जो है अब युवाओं को और कम उम्र के बच्चों को और वयस्कों को भी हो रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़ा ही चिंता का विषय है कि ये रोग केवल उच्च आय वर्ग वाले परिवारों के व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि निम्न आय वर्ग के परिवारों के व्यक्ति भी इन रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। और विशेषकर शहरी लोग जो है, शहरों में रहने वाले लोग जो है वो इन समस्याओं से ज़्यादा जो है वो ग्रसित हो रहे हैं, या शहरी लोगों को ज़्यादा जो है विभिन्न प्रकार के रोगों संक्रमित रोगों का संक्रमण जो है शहरी लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों का ये कहना है कि शहरों के अंदर इसलिए देखने मिल रहा है क्योंकि इनमें से अधिकांश स्वास्थ्य समस्याएं जो है, जैसे कि शहरों के अंदर जो है अस्वस्थ खान पान, समय पर खान पान जो है नहीं हो पाता है,
समय पर जो है वो पौष्टिक आहार, पोषक तत्वों से युक्त आहार जब नहीं मिलता है व्यक्ति को, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण जो है विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो रहे हैं शहरी लोग। और दूसरी बात, शारीरिक श्रम जो है शहरों में कम होने के कारण शहरी लोगों में शारीरिक श्रम जो है कम हो गया है, जिसके कारण भी जो है विभिन्न प्रकार के रोगों से वो ग्रसित होते जा रहे हैं। अब इसीलिए विश्व के शीर्ष स्वास्थ्य निकाय जो है, विश्व के अंदर जितने भी स्वास्थ्य निकाय हैं, जितने भी वो, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने भी जो है खान पान संबंधी, शारीरिक परिश्रम संबंधी और स्वास्थ्य पर एक वैश्विक कार्यनीति तैयार करने की सिफारिश की है। किसने? WHO ने, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शहरी लोगों के लिए क्या, सभी लोगों के लिए विशेष प्रकार से खान पान, शारीरिक परिश्रम और स्वास्थ्य, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर के एक वैश्विक जो है कार्यनीति तैयार की है। और इसके साथ साथ भारत सरकार भी बढ़ती हुई स्वास्थ्य समस्याओं और इनसे जुड़े मुद्दों के बारे में बराबर चिंतित हो रही है और कुपोषण को हटाने का प्रयास भी कर रही है ना। इस प्रकार जब रोग बढ़ते जाते हैं तो सरकार ऐसे व्यक्तियों को जो है स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान कर रही है। इसके साथ साथ सरकार जो है उन व्यक्तियों और उनके परिवार वालों को उनके साथ साथ राष्ट्र को भी जो है आर्थिक लागत देने, उनको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर रही है। इसके साथ साथ सरकार जो है इन समस्याओं के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा और उपचार सुविधाएं भी जो है वो लोगों को प्रदान कर रही है। तो सरकार के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के जो है वो कदम उठाए जा रहे हैं सभी लोगों को स्वस्थ रखने के लिए। अब देखिए, ऐसे व्यक्तियों की जीवन क्षमता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव, यानी कि और उनके स्वास्थ्य और साथ ही साधारण रूप से कार्य करने की उनकी क्षमता का विकास करने और उनको बनाए रखने की दृष्टि से अत्यधिक दबाव पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि व्यक्तियों की जीवन क्षमता विभिन्न प्रकार के रोगों से जब वो ग्रसित हो जाते हैं तो उनकी जीवन क्षमता पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसको लेकर के सरकार चिंतित है। विभिन्न प्रकार की जो है वो योजनाएं वो बना रही है और उन्हें जो है क्रियान्वित भी करती है समय समय पर, और प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ उठाना चाहिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखने का जो है वो रखने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, स्वस्थ व्यक्ति किसे कह सकते हैं? स्वस्थ व्यक्ति क्या है? स्वस्थ व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, सक्रिय रहता है, प्रसन्नचित्त रहता है, खुश रहता है और जो विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से लड़ने की क्षमता रखता है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, जो जल्दी थकता नहीं है ना। और उसी को हम क्या कह सकते हैं? स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, है ना, स्वस्थ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। तथा हाल ही में अनुसंधानों ने पौष्टिक आहार, शारीरिक परिश्रम, व्यक्तिगत कार्य और जनसंख्या आधारित जन स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के लाभों को दर्शाया है। और अस्वास्थ्यकर आहार में सामान्यतया ऊर्जा से भरपूर, यानी कि विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों ने ऐसा बताया है कि यदि व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है तो उसके अंदर पौष्टिक आहार, शारीरिक श्रम और व्यक्तिगत कार्य, ये चीज़ें यदि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में रहती है तो वो व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहता है। और अस्वस्थकर आहार के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? अस्वस्थकर आहार जो है, जैसे आजकल जो है फास्ट फूड ज़्यादा बच्चे यूज़ करते हैं, जैसे मैगी है, पास्ता है, नूडल्स है ना, कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है, फैट ज़्यादा होती है और इसके अंदर नमक भी ज़्यादा होता है। और ऐसे खाद्य पदार्थ जो होते हैं इनसे कैलोरी ज़्यादा मिलती है लेकिन पोषक तत्व शरीर को नहीं मिल पाते, जिससे क्या होता है, शरीर को जो है ठीक ढंग से पोषण नहीं मिलने के कारण वो शरीर स्वस्थ नहीं रहता है और सिर्फ मोटापे का घर बनता जाता है। तो सभी आयु वर्ग के लोगों, विशेषकर किशोरों और वयस्कों में यह संक्रामक या असंक्रामक रोगों का जोखिम बढ़ता जाता है। खान पान और शारीरिक परिश्रम दोनों ही जो है स्वतंत्र रूप से तथा एक साथ मिलकर के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर खान पान, शारीरिक श्रम, है ना, और व्यक्तिगत कार्य, ये तीनों चीज़ें जो होती है वो उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो शारीरिक परिश्रम और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने का एक मूलभूत साधन है कि स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम करने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ानी चाहिए।
जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जब तक जागरूक नहीं होंगे, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, पोषक तत्वों से युक्त आहार नहीं लेंगे, तब तक उनकी जीवन शैली में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा और वो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित रहेंगे। तो बेहतर जीवन शैली प्रोत्साहित करने की अत्यधिक आवश्यकता है वर्तमान समय में, जिससे कि विभिन्न डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है, इन रोगों से जो है किशोरों और वयस्कों में ये ज़्यादा रोग देखने को मिलते हैं वर्तमान समय में, और जिसके कारण उनका वजन भी बढ़ता जाता है, वे मोटे होते जाते हैं, है ना। और स्वास्थ्य व्यवसायी पोषणात्मक स्थिति और जोखिम का निर्धारण करने के लिए आमतौर पर मानव वित्तीय संकेतकों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि BMI एक ऐसा बॉडी मास इंडेक्स है जिसे हम कहते हैं देह शांति सूचकांक, हिंदी में कहते हैं, है ना, बॉडी मास इंडेक्स, है ना। तो BMI के द्वारा जो है हम पता लगा सकते हैं कि इस BMI का उपयोग करके हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है स्वस्थ है या नहीं है। इसका प्रयोग जो है सामान्यतया वयस्कों में कम भार, अधिक भार और मोटापे को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। BMI का उपयोग जो है ये एक देह शांति सूचकांक है जिसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, और इसका उपयोग जो है सामान्यतया वयस्कों में कम भार, अधिक भार और मोटापे को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। और ये हमें एक तालिका के द्वारा हम देखेंगे अभी कि किसी भी व्यक्ति का वजन उसकी लंबाई के लिए उपयुक्त है या नहीं। किसी भी व्यक्ति का वजन यदि ज़्यादा बढ़ रहा है उसकी लंबाई से, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति जो है अपने आप में फिट नहीं है, स्वस्थ नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति का वजन जो है उसकी लंबाई के लिए उपयुक्त होना चाहिए। उसके कद और वजन को इसे हम किलोग्रामों में वजन को देखो, वजन को किलोग्राम में नापते हैं और लंबाई को मीटर में नापते हैं। और EMI निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो वजन है, जैसे किसी व्यक्ति का वजन 70 किलोग्राम है ना, जैसे किसी व्यक्ति का वजन कितना है 70 किलोग्राम है, ठीक है। अब यदि 70 किलोग्राम वजन है, हमको इसका EMI निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी लंबाई लेंगे। इसकी लंबाई 1.75 है, ठीक है, 1.75 इसकी लंबाई है, तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और इसके भार में इसकी लंबाई के स्क्वायर का जब भाग लगाएंगे तो इससे हमें BMI प्राप्त होगा। समझ में आ गया। तो किसी भी व्यक्ति के बॉडी मास इंडेक्स को निकालने के लिए, यानी कि देह शांति सूचकांक को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसकी वजन में उसकी लंबाई के स्क्वायर का भाग लगाए और हम उसका BMI ज्ञात कर लेते हैं। और BMI के आधार पर हम पता लगाते हैं कि किसी भी कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है ना। यह निर्धारित करने के लिए कि व्यक्ति कम भार वाले हैं या अधिक भार वाले हैं या फिर मोटे हैं, हम BMI के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अधिकतम अंक जो है इसका कट ऑफ पॉइंट की सिफारिश की है, और जो कि सारणी के अंदर हमें बताया है। तथा यदि एक व्यक्ति का BMI 18.5 से कम है ना, जैसे हम चलते हैं सारणी की ओर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर BMI के अनुसार वयस्कों में अल्प भार, अति भार और मोटापे का हम वर्गीकरण कर सकें, पता लगा सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का BMI 18.5 से कम है, यदि कम है तो वो कम भार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अल्प भार, देखो यहाँ पर 18.5 से कम है ना, तो ये अल्प भार में आएगा, यानी कि 18.5 से कम है, यानी कि 16 है, 16 पॉइंट समथिंग है ना, तो अत्यधिक दुबला हो गया। यदि 16.00 से 16.99 है तो ये औसत दुबलापन हो गया, और 17.00 से लेकर यदि 18.49 के आसपास है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हल्का दुबला है ना, ठीक है, नॉर्मल है। सामान्य श्रेणी के अंदर 18.5 से लेकर 24.99 के आसपास जो है BMI होना चाहिए, ठीक है, अधिकतम अंक कितना होना चाहिए। और तो ये हमारा नॉर्मल कहलाएगा, व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा, है ना। और यदि 25.00 से अधिक जो है BMI आता है तो ये अति भार में आएगा,
यानी कि मोटापा पहले से ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अत्यधिक मोटापे को 3 भागों में बांटा है, मोटापे को भी 3 भागों में बांटा है। यहाँ पर देखो 25 से लेकर 27 और 27 से लेकर 29 है ना। यदि BMI इतना आता है यानी कि व्यक्ति का भार जो है वो पहले से ज़्यादा हो रहा है ना। सामान्य श्रेणी में नहीं है, ये अति भार में आ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसका भार बढ़ रहा है। लेकिन यदि 30 के आसपास हो जाता है, BMI 30 के आसपास आता है, तो हम कहेंगे कि ये अधिक मोटा हो रहा है। इसमें भी 3 प्रकार की श्रेणी है, मोटापा श्रेणी 1, मोटापा श्रेणी 2, मोटापा श्रेणी 3। तो 30 से 34 के बीच में होता है तो ये फर्स्ट श्रेणी का मोटापा आता है, और यदि 35 से 39 के बीच में आता है तो ये सेकेंड श्रेणी का मोटापा, और यदि 40 से ऊपर आ रहा है ना, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये अत्यधिक मोटापा कहलाता है, जो कि विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त, यानी कि अस्वस्थ व्यक्ति है। ये आपका सामान्य व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति आएगा इसमें, और ये आपका कुपोषण का शिकार। समझ में आया? तो इस तरीके से हम BMI का पता लगा करके किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों, BMI जो होता है इसका मानक कोई आयु से इसका संबंध नहीं है, ये पुरुष और स्त्री दोनों ही लिंगों के लिए समान होता है, किंतु कुछ हद तक विभिन्न जनसंख्याओं में आनुवंशिक, मानव जातीय और प्रजातीय कारकों से भिन्न हो सकता है। यानी कि वैसे तो स्त्री पुरुषों में दोनों में ही जो है BMI जो होता है इसका आयु से कोई संबंध नहीं होता है ना, लंबाई से इसका जो है संबंध होता है, लेकिन फिर भी विभिन्न जनसंख्याओं के अंदर यह आनुवंशिक, मानव जातीय और प्रजातीय कारकों से भिन्न हो सकता है। इसका प्रभाव पड़ सकता है, आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ सकता है, और मानव जातीय और प्रजातियों का भी प्रभाव इसके ऊपर पड़ सकता है। अनुसंधान के साक्ष्य ये दर्शाते हैं कि विविध मानव जातीय जनसंख्याओं में एक ही BMI पर एशियाई व्यक्तियों की औरों की तुलना में अधिक खतरा है। अतः विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन श्रेणियों को आगे और उपविभाजित करना आवश्यक समझा है। तो बच्चों चलते हैं आगे। तो बच्चों आज हमने देखा कि एक स्वस्थ व्यक्ति की क्या पहचान है और किस तरीके से हम BMI को ज्ञात करके किसी भी व्यक्ति के स्वस्थ अस्वस्थ होने का पता लगा सकते हैं। और बच्चों आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा।